Assalamu alaikum students, hope you all will be fine. Today our topic is Marxist theory or Marxist philosophers. We will discuss detail what Marxist theory is and which philosophers work in its Marxist theory. So it is also called socialist realism. The Marxist theory is एक्चुअली जो मार्क्सिस्ट जो थ्योरी है, जो मार्क्सिस्ट फिलोसोफर्स है, वो मुतासिर हुए हैं कार्ल मार्क्स से, जिनको हमने पढ़ा था क्लास में। कार्ल मार्क्स जो कि सोशलिज्म का एक बहुत मेन फिलोसोफर्स था, जिसने थ्योरी पेश की थी सोशलिस्ट, जिससे फिर जो इनकलाब आया सोवियत यूनियन का, या जो चाइना का जो कम्युनिस्ट इनकलाब है, तो वो जो है वो कार्ल मार्क्स के नज़रिए से मुतासिर है। आज भी कुछ लोग खुद को सोशलिस्ट कहते हैं, कुछ कैपिटलिस्ट कहते हैं। दुनिया इन्हीं दो एक्सट्रीम में तकसीम है, सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट। तो जो सोशलिस्ट के जो नज़रियात है वो असल में कार्ल मार्क्स के नज़रियात है, और कार्ल मार्क्स ने जिन को मुतासिर किया, जिनको इन्फ्लुएंस किया, फिर वहाँ से मार्क्सिस्ट फिलोसोफर या मार्क्सिस्ट फिलोसफी या थ्योरी का वजूद आया। तो जो सोशलिस्ट रियलिज्म है, ये टर्म असल में यूज़ होता है सोवियत यूनियन में। इन स्टेट सैंक्शन थ्योरी इसे कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है इस थ्योरी सोशलिस्ट के मुताबिक जो सब चीज़ों का इख्तियार होता है वो स्टेट के पास होता है, बाकी किसी की भी प्राइवेट प्रॉपर्टी वगैरह नहीं होती। इसलिए इसको सोवियत सोशलिस्ट रियलिज्म भी कहते हैं। लेकिन ये ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में भी पॉपुलर है, वहाँ पे भी ये डोमिनेंट है इस किस्म के नज़रियात। तो जो सोशलिस्ट रियलिज्म है ये सिर्फ सोवियत यूनियन तक महदूद नहीं है, बल्कि ये मुख्तलिफ जगहों पे यूरोपियन में भी ये बहुत ज़्यादा मकबूल है। और स्टेलिनिस्ट पीरियड, जोसेफ स्टेलिन जब रूस का वज़ीर-ए-आज़म था रूस का वज़ीर-ए-आज़म था, तो वहाँ से फिर ये सोवियत इनकलाब या सोवियत यूनियन का वजूद आया। और जो ये सब वाक़यात जो है दूसरी जंग अज़ीम के इर्द गिर्द, दूसरी जंग अज़ीम के इर्द गिर्द का ये वाक़यात है। कार्ल मार्क्स का वजूद या कार्ल मार्क्स का नज़रिया, या जो जोसेफ स्टेलिन का रूस का या सोवियत यूनियन का वज़ीर-ए-आज़म बना, तो ये सब दूसरी जंग अज़ीम के आगे पीछे ये सब वाक़यात है। अच्छा, मार्क्सिस्ट थॉट बेसिकली जो मार्क्सिस्ट थॉट है या मार्क्सिस्ट जो नज़रिया है वो क्या है? उसके मुताबिक बेसिकली मैन सोशल बीइंग डिटरमिन्स हिज कॉन्शियसनेस एंड द मटेरियल इंटरेस्ट्स ऑफ द डोमिनेंट सोशल क्लास डिटरमिन हाउ ऑल क्लासेस परसीव देयर एग्जिस्टेंस। कि जो आदमी की जो सोशल बीइंग है, उसकी जो सोशल लाइफ है, वो किस तरह कितनी अच्छी है, उसको खाने पीने के पैसे है या नहीं है, कपड़े के, उसकी सिक्योरिटी वगैरह, तो वो जो है उसके कॉन्शियसनेस को, उसके दिमाग को इन्हीं डिटरमिन करता है कि वो फिर किस तरह सोचेगा। और जो डोमिनेंट सोशल क्लास है, जो एलीट क्लास है, जिसको हम एलीट क्लास कहते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा जो पैसा जिनके पास है, उनके जो इंटरेस्ट है मटेरियल, जो मादी मफादात है उनके, वो ये डिटरमिन करता है कि जो तमाम जो क्लासेस है जो किसी भी मुल्क में, गरीब, अमीर, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, ये जितने भी है, ये किस तरह अपने वजूद को देखते हैं, अपने वजूद को बयान करते हैं। तो वो कहते हैं कि जो आदमी की जो सोशल बीइंग है, उसके पास कितने पैसे हैं या कितने नहीं है, वो उसके दिमाग को, उसके कॉन्शियसनेस को, उसके नज़रियात को मुतासिर करता है, उसको इफेक्ट करेगा। और जो किसी भी जो सोशल क्लास है, जो एलीट क्लास है, उनके जो मादी मफादात है, वो इसको इफेक्ट करेगा कि जो बाकी जो क्लासेस है, जो उसके जो नीचे जो कौमें रहती है, जो नीचे जो क्लासेस है, जो गरीब लोग हैं, वो अपने वजूद को किस तरह बयान करते हैं। In other words, is a superstructure to the basic economic structure of a society. कि जो सुपर स्ट्रक्चर है वही असल में किसी भी माशरे का जो बुनियादी जो इकोनॉमिक जो माशी उसकी तश्कील है, वो है जो सुपर स्ट्रक्चर। Now what is super structure? We will explain in the next slide. Now look, अब इसको आप गौर से देखें इस स्लाइड को, इस जो ग्राफ वगैरह बना है, यहाँ पे एक चीज़ बयान की गई है सुपर स्ट्रक्चर, और एक है बेस, ये दो चीज़ें हैं। और जो एरो को आप देखें तो इसमें जो
ایک ایرو وہ بیس سے نکلتی ہے سپر اسٹرکچر کو, اور ایک ایرو نکلتی ہے فرام سپر اسٹرکچر ٹو بیس, یعنی بیس افیکٹ سپر اسٹرکچر اینڈ سپر اسٹرکچر افیکٹ بیس. سو اے بیس میں کون کون سی چیزیں ہیں؟ ریلیشنز آف پروڈکشن, یعنی جو پرائیویٹ پراپرٹی ہے, جو چیزیں ہیں پرولیٹیریٹ اور کیپٹل, جو سرمایہ کسی کا ہے تو وہ جو ہے وہ بیس میں آتی ہے. جو مینز آف پروڈکشن, مشینز, فیکٹریز, لینڈ, را مٹیریلز, یعنی جو ریلیشنز آف پروڈکشن مینز ہو, یعنی کون شخص پروڈکشن کر سکے گا, جس کے پاس پراپرٹی ہوگی, جس کے پاس سرمایہ ہوگا, جس کے پاس وسائل ہوگے, وہ پروڈکشن یعنی وہ کارخانہ لگا سکے گا. اب یہ جو چیزیں ہیں یہ کس طرح بنے گی, اس کے لیے مشین چاہیے, فیکٹری چاہیے, زمین چاہیے, را مٹیریلز, وہ جن چیزوں سے بنے گی. یعنی آپ مثال کے طور پر مثال لیں کپڑے کے کارخانے کی. جو ٹیکسٹائل مل ہوتا ہے, ٹیکسٹائل مل کون بندہ لگا سکے گا؟ جن کے پاس اتنا سرمایہ ہوگا, اتنے وسائل ہوں گے جو کہ ایک ٹیکسٹائل کے کارخانے کے لیے لگیں گے. تو دیٹ از ریلیشنز آف پروڈکشن. اب مینز آف پروڈکشن, وہ کپڑا کس طرح بنے گا, اس کے لیے مشین چاہیے, اس کے لیے فیکٹری چاہیے, را مٹیریلز, وہ کپڑا کن چیزوں سے بنے گا تو اس کو را مٹیریلز کہتے ہیں. تو یہ ساری بیس میں آتی ہے جو کہ آپ کی اکانومی میں آتی ہے. اب جو بیس ہے, جو ریلیشنز آف پروڈکشن ہے اور جو مینز آف پروڈکشن ہے, یہ افیکٹ کرے گا سپر اسٹرکچر میں. سپر اسٹرکچر میں کہتے ہیں کہ ایوری تھنگ ناٹ ڈائریکٹلی ٹو ڈو وتھ پروڈکشن. اب یہ جو چیزیں ہیں, جو میڈیا, ریلیجن, کلچر, ایجوکیشن, فیملی, پولیٹکس, اب ان کا پروڈکشن سے ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ جو کپڑا ہے وہ تو میڈیا سے نہیں بنتا, نہ ریلیجن, کلچر, نہ سیاست, نہ ایجوکیشن کا اس میں کوئی رول ہے. تو ڈائریکٹلی ان کا پروڈکشن سے رول نہیں ہے. لیکن ابھی جو اس گراف میں جو ہمیں بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو ریلیشنز آف پروڈکشن ہے اور جو مینز آف پروڈکشن ہے وہ کس چیز کو افیکٹ کریں گے؟ میڈیا کو, ریلیجن کو, کلچر کو, پولیٹکس اور فیملی, ان سب چیزوں کو افیکٹ کرے گی. اور یہ جو چیزیں ہیں, جو میڈیا, پولیٹکس اور فیملی, ریلیجن وغیرہ, یہ چیزیں یہ پھر کن چیزوں کو افیکٹ کرے گی؟ اکانومی کو. تو بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو پروڈکشن ہے کسی بھی چیز کی, جو کارخانے کو, وہ ہماری سیاست کو, ہماری تعلیم کو, ان کو افیکٹ کرتی ہے. اور پھر وہ چیزیں ہماری معیشت کو افیکٹ کرے گی کہ بھی جو معیشت کا جو فائدہ ہے وہ کس کو پہنچے گا؟ وہ واپس ان کارخانے دار کو پہنچے گا, غریب کو پہنچے گا, یا وہ کسی اور کو پہنچے گا. تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ بیس شیپس سپر اسٹرکچر. جو بیس ہوتا ہے وہ سپر اسٹرکچر کو بناتا ہے, کیونکہ ہم آج دنیا پہ نظر ڈالے تو جہاں پہ زیادہ کارخانے ہیں وہاں کا میڈیا اسٹرانگ ہے, وہاں کا کلچر اسٹرانگ ہے, وہاں کی سیاست اسٹرانگ ہے, وہاں پہ ایجوکیشن سسٹم اچھا ہے. اور جہاں پہ یہ نہیں ہے تو وہاں کا یہ سب, جہاں پہ فیکٹریز نہیں ہے تو وہاں پہ یہ سب چیزیں کمزور ہے. آپ پاکستان کی مثال لے سکتے ہیں. اور پھر جو میڈیا, پولیٹکس, ان جو سیاستدان ہوتے ہیں وہ پھر آپ کی اکانومی کو افیکٹ کرتے ہیں. آپ کا جو کلچر ہے, آپ کی جو ریلیجن ہے, وہ آپ کی پھر اکانومی کو افیکٹ کرتی ہے. تو اس میں کیا کہ بیس از افیکٹنگ سپر اسٹرکچر اینڈ سپر اسٹرکچر از افیکٹنگ بیس. The first philosopher we will study, and this is George Lucas. 1885 میں یہ پیدا ہوا اور 1971 میں یہ وفات ہوا. لیوکاس کے مطابق جو ٹرو ریئلزم ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ سوشل ورلڈ کو, جو آپ کی جو سماجی دنیا ہے وہ آپ پہ ظاہر کرے, وہ آپ کو دکھا سکے, بٹ پرووائڈ اے ٹروور, مور کمپلیٹ, مور ویوڈ اینڈ مور ڈائنامک ریفلیکشن آف ریئلٹی. کہ ٹرو ریئلزم, جو صحیح ریئلزم ہے, وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو جو سوشل, جو ابھی سوشل ورلڈ مینز ابھی جو دنیا ہے, یہ آپ کو دکھا سکے کہ اس میں کون مالدار ہے, کون غریب ہے, کون کیا کر رہا ہے, کون کیا نہیں کر رہا. بلکہ اصل ریئلزم یہ ہے کہ جو حقیقت ہے اس کو آپ کو صحیح, مکمل اور کلیئر تصویر آپ کے سامنے لے سکے کہ اصل میں جو کرنے والے ہیں وہ کون ہے. یعنی جو باہر جو پردے کے پیچھے جو کردار ہے وہ آپ کو دکھا سکے. ٹرو ریئلزم از دیٹ, نہ کہ آپ کو جو پردے کے آگے جو کردار ہے وہ آپ کو دکھا سکے, بلکہ جو پردے کے پیچھے ہے, جو نظر نہیں آتے, وہ آپ کو دکھا سکے کہ اصل میں دنیا کے چلانے والے کون ہیں. The second philosopher is Louis Althusser. He was a French philosopher جو کہ الجیریا میں پیدا ہوا, اور ان کے جو نظریات ہیں وہ اصل میں اسٹرکچرلزم سے
उन्होंने अपने आइडियाज़ को लिया है, यानी वहाँ से वो मुतासिर हुआ है, और उसके आइडियोलॉजी ने उसका जो ज़्यादातर जोर है, ज़्यादातर जो फोकस है वो आइडियोलॉजी पे है। वो आइडियोलॉजी को डिफाइन करता है, आइडियोलॉजी क्या है। तो यहाँ पे कहते हैं कि दी वर्ड आइडियोलॉजी डिस्क्राइब्स अल्थुसर, कि जो आइडियोलॉजी का जो वर्ड है वो अल्थुसर को डिफाइन करता है कि वो अल्थुसर किस किस्म का फिलोसोफर था। उसके मुताबिक आइडियोलॉजी समथिंग दैट अंडरलाइंग एस्पेक्ट्स इन आवर लाइफ, कि आइडियोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारी ज़िंदगी में मौजूद है, हमारी ज़िंदगी को अफेक्ट करती है और एक ख़ास किस्म की सतह पे ये मौजूद है। और उसकी जो फेमस जो थीरीज है दो किस्म की, एक को कहते हैं स्टेट एपेरेटसिस और दूसरे को कहते हैं रिप्रेसियो स्टेट एपेरेटसिस। आइडियोलॉजी स्टेट एपेरेटसिस के मुताबिक सम थिंग्स इन सोसाइटी अफेक्ट आवर फेथ, कि माशरे में कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारे अकीदे को, हमारे नज़रियात को अफेक्ट करती है। और रिप्रेसियो स्टेट एपेरेटसिस के मुताबिक गाइड अ पर्सन सबमिसिव बाय अ प्रेशर, यानी आप पे कोई दबाव डालता है, आप पे कोई हुक्मरान आता है, कोई हुकूमत आती है, तो जो रिप्रेसिव स्टेट एपेरेटसिस है वो आपको इस चीज़ में गाइड करती है कि आपको किस तरह उसके यानी नीचे आना है, उसकी आपने किस तरह ताबेदारी करनी है। तो दो किस्म के नज़रियात हैं, एक ये है कि माशरे में माशरा आप उसे कह सकते हैं कि वो हमारे अकीदे, हमारे नज़रियात को अफेक्ट करते हैं, और जो दूसरा है कि जो रिप्रेसिव स्टेट एपेरेटसिस थ्योरी के मुताबिक कि जो प्रेशर है, यानी हमने प्रेशर में किस तरह बिहेव करना है, हमने किस तरह किसी के आगे सर झुकाना है, या किस तरह किसी का आप किसे कह सकते हैं एक गुलाम किस्म का बनना है, तो वो हमें ये इस चीज़ के बारे में गाइड करता है। अल्थुसर के मुताबिक या अल्थुसर के मुताबिक आइडियोलॉजी की कोई हिस्ट्री नहीं है कि आइडियोलॉजी कहाँ से स्टार्ट हुई है या कहाँ से स्टार्ट नहीं हुई है। और उसके मुताबिक जो आइडियोलॉजी है अल्थुसर के मुताबिक वो यानी किसी भी इंडिविजुअल का एक कंक्रीट सब्जेक्ट है उसकी ज़िंदगी में, यानी आइडियोलॉजी से हम बाहर नहीं निकल सकते। हमारी जो सारी ज़िंदगी है वो आइडियोलॉजी पे एक बेस करती है। उसके मुताबिक आइडियोलॉजी 4 स्टेजेस में यानी काम करती है। द फर्स्ट वन इज आइडियोलॉजी विल बी इंटरपेलेशन, इंडिविजुअल बिकम सब्जेक्ट, कि आइडियोलॉजी एक ऐसी चीज होगी जिसका जो सब्जेक्ट होगा वो इंडिविजुअल होगा। इन आइडियोलॉजी में हम इंडिविजुअल को ही स्टडी करेंगे, हम उसी को ही देखेंगे। द सब्जेक्ट विल सबमिट टू आइडियोलॉजी, और जो इंडिविजुअल होगा वो फिर उसी आइडियोलॉजी को सबमिट करेगा, उसी आइडियोलॉजी को वो फॉलो करेगा। जिस तरह 2 कौमी नज़रिया बरसगीर पाक व हिंद में आया तो फिर सब लोग उसी 2 कौमी नज़रिए के यानी ताबे हुए। 2 कौमी नज़रिया यानी चाहे जो हिंदू है उन्होंने अपना रियासत अपनी मज़हब का यानी उन्होंने ये कहना शुरू किया कि हमें अपनी रियासत चाहिए, मुसलमानों ने कहा कि हमें अपनी रियासत चाहिए। तो उस नज़रिए के नीचे यानी सारे लोग आए और फिर उस नज़रिए के जो सब्जेक्ट थे वो अवाम थे, इंडिविजुअल्स थे, और फिर उन इंडिविजुअल्स ने उस 2 कौमी नज़रिए को फॉलो किया। द सब्जेक्ट ट्राइज टू नो द आइडियोलॉजी, अब वही इंडिविजुअल वो फिर ये मालूम करने की कोशिश करते हैं आइडियोलॉजी को, नज़रियात को, कि नज़रिया है क्या। 2 कौमी नज़रिया वजूद में आया तो फिर सब लोगों ने ये जानना शुरू किया कि 2 कौमी नज़रिया अभी असल में है क्या। अच्छा, फिर है एंटोनियो ग्रैम्सी, जो 3rd फिलोसोफर वी विल डिस्कस हियर इज दैट इज एंटोनियो ग्रैम्सी। एंटोनियो ग्रैम्सी ये एक इटालियन था और उसने लेटररी थ्योरी में कोई इतना इन्हें उसमें काम नहीं किया, लेकिन उसके जो आइडियाज़ है उसने जो मार्क्सिस्ट जो लेटररी क्रिटिक्स है, जो तनकीदनिगार है, उनको इफेक्ट किया। ग्रैम्सी के मुताबिक इट वॉज पॉसिबल फॉर द इंडिविजुअल टू रेजिस्ट व्हाट ही कॉल्ड द हेजेमोनी, यानी ग्रैम्सी के मुताबिक ये पॉसिबल है किसी भी इंडिविजुअल के लिए कि वो जो मुज़ाहमत कर सके, जो हेजेमनी यानी उसके ऊपर जो तसल्लुत है, किसी का कब्ज़ा है। चाहे यहाँ मिसाल दे आप, यहाँ पे बरसगीर पाक व हिंद में ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्ज़ा था, तो वो हमारे लिए एक हेजेमनी थी और लोगों ने उसके खिलाफ बगावत की है। तो ग्रैम्सी के मुताबिक ये पॉसिबल है इंडिविजुअल के लिए कि वो जो उस वक्त की जो जाबिर हुक्मरान होते हैं या जाबिर इंतज़ामिया या जो भी सरमायादार होते हैं उनके खिलाफ बगावत मुज़ाहमत कर सके।
Under hegemony, the citizens of a state have internalized what the ruler wants them to believe so thoroughly that they जो हेजीमनी है, जहाँ पे एक कब्जा होगा, एक माफिया होगी, वहाँ के जो शहरी है किसी भी रियासत के, उन्होंने ये इंटरनलाइज यानी ये समझा होता है कि जो वहाँ के जो हुक्मरान है वो उनको चाहते हैं, wants them to believe so thoroughly, कि वो चाहते हैं कि ये जो हमारे जो अवाम है वो हमारी हर चीज़ पे बिलीव करे, और वो हुक्मरान चाहते हैं कि ये अवाम इस चीज़ पे यकीन करे कि हम उनके लिए यानी अच्छा सोचते हैं, उनके लिए अच्छा इन्हें करने की कोशिश करते हैं. तो वहाँ पे यानी ग्रैम्सी के मुताबिक that they solely genuinely believe that they are expressing their own opinions, کہ جو عوام उनको ये यानी वो जो अवाम वहाँ पे जो होंगे उनको ये यकीन हो कि वो जो चीज़ें एक्सप्रेस कर रहे हैं वो उनके अपने नज़रियात है. यानी असल में जो हुक्मरान होता है वो तो अवाम के नज़रियात को नहीं एक्सप्रेस, उनको तो नहीं बयान कर रहा होता, वो तो असल में अपने नज़रियात को आगे लेकर जा रहा होता है, वो तो अपने नज़रियात को बयान कर रहा होता है. लेकिन वो जो हुक्मरान हेजीमनी में जो हुक्मरान होते हैं वो ये चाहते हैं कि अवाम ये समझे कि असल में वो अवाम के नज़रियात को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं. But this hegemony does not, as Althusser believed, blind all members of the society to the truth of situation. लेकिन जो हेजीमनी है, जो माफिया होता है, जो कब्ज़ा, जो जाबिर वगैरह होते हैं, जो कि आपको ज़बरदस्ती आप पे काबिज़ हुए होते हैं, जिनको आप पे तसल्लुत होता है, तो वो ये लोगों को ये यकीन दिलाते हैं, तमाम जो सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उनको इस तरह अंधा कर लेते हैं कि वो जो बयान कर रहे होते हैं वो सच है, हालांकि वो सच नहीं होता. अच्छा, इस यहाँ पे एक चीज़ रह गई थी, जो fourth stage of the ideology, that ideology will give a guarantee something is the way it is. यानी आइडियोलॉजी आपको ये गारंटी देगी कि जो चीज़ जिस तरह है वो उसी तरह है, कि वो आपको एक रास्ता फराहम करेगी. यानी दो कौमी नज़रिए ने, अगर दो कौमी नज़रिया ना होता तो शायद हिंदुस्तान की या बरसगीर पाक व हिंद की तकसीम न हुई होती. लेकिन दो कौमी नज़रिए ने वो रास्ता यहाँ के लोगों को दिया कि इस नज़रिए के मुताबिक अगर हम चलेंगे, अगर इस नज़रिए को अपनाएंगे, इस नज़रिए को अपना नज़रिया समझेंगे, इसको जानेंगे, तो फिर हमारी आज़ादी के लिए हमारी जो राहें हैं वो हम हासिल कर सकते हैं, हम अपनी आज़ादी को हासिल कर सकते हैं. सो आइडियोलॉजी गिव यू अ वे ऑफ लाइफ on which you can go and you can achieve your goals. So that is from today's lecture. Inshallah we will study the next topic and next lecture. Till then, thank you so much.